Students, a very good morning to all of you, and I hope you all are fine and fit at home and doing your work regularly. स्टूडेंट्स, मैं आशा करती हूँ आप अपनी पढ़ाई पे फोकस किए हुए हैं और आपका जो काम है वो कॉन्टीन्यूसली रोज़ाना डेली का अपना काम कंप्लीट कर रहे हैं। क्लास 12 हिस्ट्री की अगर हम बात करें तो इसमें आज हम रिवीजन करेंगे चैप्टर द फ्रेमिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि एक हमारे इंडिया का जो संविधान था उसके बनने की जो प्रोसीजर जब शुरू हुई वहाँ से लेके और कॉन्स्टिट्यूशन के कंप्लीट होने तक की पूरी प्रोसीजर थी वो इस चैप्टर में हम रीड करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि हमें कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत क्यों पड़ी, कॉन्स्टिट्यूशन होता क्या है। वाई डज ए कंट्री नीड ए कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि संविधान की ज़रूरत क्यों होती है किसी भी देश को। ए कॉन्स्टिट्यूशन हेल्प्स सर्व्स एज ए सेट ऑफ रूल्स and principles that all person in a country can agree upon as the basis of the way in which they want the country to be governed. संविधान जो हमारा होता है वो क्या होता है, मेनली नियमों का और कानूनों का, सिद्धांतों का एक पूरा ऐसा लेखा जोखा होता है जिसमें कि सभी जो व्यक्ति होते हैं किसी भी कंट्री के, अपनी कंट्री के सभी जो कॉमन पीपल से लेके किसी भी पोजीशन पे बैठे हुए जो लोग हैं उनको राइट्स मिलते हैं, उनके लिए इक्वलिटी का जो प्रावधान है वो किया जाता है एंड विच दे वांट द कंट्री टू बी गवर्न। और कॉन्स्टिट्यूशन हमें बताता है कि हमारे जो देश की सरकार है वो किस प्रकार से काम करेगी, किस प्रकार से रूल रेगुलेशन हमारे देश में फॉलो करने हैं या उनको लागू करना है। तो ये सारी की सारी बातें कहाँ लिखी हुई हैं, हमारे संविधान में लिखी हुई हैं। तो अगर हम बात करें तो किसी भी कंट्री को रन करने के जो गवर्नमेंट होती है उसको रन करवाने के लिए, उसको चलाने के लिए एक संविधान की ज़रूरत है। और यही ज़रूरत हमारी महसूस की गई थी 1947 से पहले, जब संविधान सभा के निर्माण की जो प्रक्रिया थी वो शुरू की गई थी। तो संविधान के बारे में अगर हम बात करें तो इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो वर्ल्ड में सबसे लार्जेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है, यानी कि सबसे बड़ा संविधान हमारे इंडिया का है। और संविधान को लागू करने से लेके उसमें जितने भी जो अनुच्छेद लिए गए हैं या जो हमारे आर्टिकल्स लिखे गए हैं वो कहीं ना कहीं दूसरी कंट्रीज़ से उनको रीड करके उनसे इंस्ट्रक्शन लेके सारे के सारे उस टाइम पीरियड के दौरान लिखे गए हैं। तो इस चैप्टर में आज हम रीड करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन के बनने की जो पूरी प्रोसीजर थी वो किस प्रकार से शुरू हुई और किस प्रकार से इसने काम करना इंडिया में शुरू किया। उसके बाद अगर हम बात करें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन विच केम इनटू इफेक्ट ऑन 26 जनवरी 1950। सबसे पहली बात आती है कि हमारा जो संविधान था वो कब लागू किया गया। तो सभी को पता है कि हम जो अपना रिपब्लिक डे मनाते हैं, गणतंत्र दिवस मनाते हैं, वो कब मनाया जाता है, हमारा 26 जनवरी को मनाया जाता है। और यही रीज़न है क्योंकि इसी दिन 26 जनवरी 1950 को हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन था वो हमारे इंडिया में लागू हो गया था और हमारा इंडिया क्या बन गया था, एक रिपब्लिक कंट्री बन गया था, एक गणतंत्र देश के रूप में अस्तित्व में आ गया था। हैज़ द डिस्टिंक्शन ऑफ बीइंग द लॉन्गेस्ट इन द वर्ल्ड। सबसे लंबा संविधान हमारे देश का है और इसको लागू करने की जो प्रोसीजर थी वो 26 जनवरी 1950 थी। अब एक बार इसमें बात करते हैं हम कि 26 जनवरी को ही क्यों चूज़ किया गया, जबकि नवंबर में ये बनकर रेडी हो गया था, नवंबर 1949 में। तो 26 जनवरी को इसलिए लागू करने की इसकी रखी गई क्योंकि 26 जनवरी 1930 को हमने अपना पहला जो फर्स्ट इंडिपेंडेंस डे था वो सेलिब्रेट किया था। लाहौर सेशन हुआ था जो कांग्रेस का 1930 में, उसमें 26 जनवरी को चूज़ किया गया था अपना पहला स्वतंत्रता दिवस मनाने के लिए। तो यही एक रीज़न है कि 26 जनवरी 1950 को हमने अपना जो कॉन्स्टिट्यूशन था वो इंडिया में लागू किया था। बट इट्स लेंथ एंड कॉम्प्लेक्सिटी और परहैप्स अंडरस्टैंडेबल व्हेन वन कंसिडर्स द कंट्रीज साइज एंड डाइवर्सिटी। अब इसके बाद अगर हम देखें तो इसकी जो लेंथ है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की और इसकी जो जटिल प्रक्रिया है वो शायद कह सकते हैं कि अंडरस्टैंडेबल हो व्हेन वन कंसिडर द कंट्रीज साइज एंड डाइवर्सिटी, क्योंकि हमारे जो इंडिया का साइज़ है और हमारे जो इंडिया की डाइवर्सिटी है, जो विभिन्नता है, उसको देखते हुए हम नहीं कह सकते इस चीज़ को कि इतना लंबा हमारा संविधान है और इतनी जटिल जो इसकी प्रोसीजर है। क्योंकि हमारे इंडिया में आप किसी भी एक पार्ट में जाते हैं, दूसरे पार्ट में जाते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी देखने को मिलती है, बहुत ही ज़्यादा विभिन्नताएँ वहाँ पर देखने को मिलती हैं। तो इंडिया के अकॉर्डिंग अगर हम देखें
तो हम नहीं कह सकते हैं कि हमारा जो संविधान है वो बहुत ही ज़्यादा लंबा है या बहुत ज़्यादा उसकी जो प्रोसीजर है वो जटिल है। अब बात करते हैं इसमें थोड़ी सी कि इंडियन जो कॉन्स्टिट्यूशन था उसके बनने की, उसके फ्रेमिंग होने की जो टाइम पीरियड था वो कब से कब तक का था। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वॉज फ्रेम्ड बिटवीन दिसंबर 1946 एंड दिसंबर 1949। एक बहुत बड़ी प्रोसीजर थी, एक बहुत लंबा टाइम पीरियड इसके द्वारा लिया गया था, क्योंकि एक बहुत ही जटिल प्रक्रिया हम इसको कह सकते हैं कि संविधान का निर्माण करना, उसमें नियम कानूनों को लिखना, उसकी स्टडी करना, अलग अलग देशों में जाके कॉन्स्टिट्यूशन की स्टडी करना, फिर उनको अपने देश के अकॉर्डिंग उनमें मेंशन करना। तो इसके जो फ्रेमिंग का काम था, यानी कि संविधान के जो बनने का काम था, वो स्टार्ट हुआ था दिसंबर 1946 से और कंप्लीट जाकर हुआ था दिसंबर 1949। अगर हम एक पूरा टाइम पीरियड इसमें देखें तो इसको बनने में पूरे के पूरे 2 साल 11 महीने और 18 दिन का टाइम पीरियड लगा था, यानी कि 2 ईयर 11 मंथ्स एंड 18 डेज। इतने दिनों की लंबी प्रक्रिया के बाद ये जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, जिसको आज जो हमारे देश के जिसके अकॉर्डिंग रन हो रहा है, वो उसको पूरा लंबा टाइम पीरियड उसके बनने में लगा था। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन केम टू इफेक्ट ऑन 26 जनवरी 1950। इसकी बनने की प्रोसीजर 1946 से शुरू हुई, 1949 तक इसका टाइम पीरियड चला, और जब ये बनकर तैयार हुआ तो इसको लागू करने के लिए हमारा दिन आया 26 जनवरी 1950 का। अब इसके बाद थोड़ी सी बात करेंगे कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई गई थी, संविधान सभा बनाई गई थी, उसमें जो मेंबर्स सेलेक्ट हुए जो कि इसके ऊपर काम कर रहे थे, कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने का काम जिनको दिया गया था, उनके इलेक्शन के बारे में कितने मेंबर थे इसमें जो इसमें काम कर रहे थे, अलग अलग कौन कौन सी किस पोस्ट के ऊपर और किस प्रोसीजर के ऊपर वो लोग इसमें काम कर रहे थे। फर्स्ट देखते हैं, द मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वर इलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ द प्रोविंशियल इलेक्शंस ऑफ 1946। 1946 में जो प्रांतीय इलेक्शन हुए थे उनके बेसिस के ऊपर ही जो संविधान सभा थी उसके जो मेंबर थे वो सेलेक्ट किए गए थे, क्योंकि हमें 1935 का जो कह सकते हैं अधिनियम बनाया गया था ब्रिटिशर्स के द्वारा, उसके बाद 1937 में जो इलेक्शन हुए थे उसमें कांग्रेस जीती थी, और यही बात एक वहाँ पर कह सकते हैं हम कि मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स आरंभ हो गए थे। इसके बाद दोबारा से इलेक्शन करवाए गए 1946 में, और 1946 में जो प्रोविंशियल इलेक्शन थे, क्योंकि उस टाइम पे हमारे जो स्टेटों का प्रोविज़न था वो किस प्रकार का कि वो प्रोविंशियल स्टेट थे, बहुत बड़े बड़े स्टेट थे। तो जो इलेक्शन करवाए गए 1946 में, उसी के अकॉर्डिंग हमारी जो संविधान सभा थी उसके जो मेंबर इलेक्ट हुए थे वो सारे के सारे उसी की प्रोसीजर के अकॉर्डिंग इलेक्ट किए गए थे। द असेंबली हैड रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द प्रिंसली स्टेट। अब उसके बाद जो असेंबली बनी, जो संविधान सभा बनी, उसके सारे के सारे जो प्रतिनिधि थे, उसके रिप्रेजेंटेटिव्स थे, वो सारे प्रिंसली स्टेट से आए हुए थे। इट मीन्स जो प्रोविंस थे बड़े बड़े हमारे, उनसे हमारे जो असेंबली थी उसमें सारे के सारे मेंबर इलेक्ट होकर आए थे, जिनको किसके ऊपर काम करना था, हमारे संविधान के ऊपर जिनको काम करना था। अब उसके बाद जब ये मेंबर आए इलेक्ट होके, तो इसमें टोटल मेंबरशिप के बारे में बात करते हैं। द टोटल मेंबरशिप ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वॉज 300, यानी कि 300 के लगभग 300 सदस्य इलेक्ट हुए, जिनसे कि क्या बनाई गई, हमारी संविधान सभा का निर्माण हुआ। 82% मेंबर्स वर फ्रॉम कांग्रेस एज मुस्लिम लीग्स बॉयकॉटेड द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। क्योंकि इलेक्शन की बात अगर हम देखें तो 1937 के जो इलेक्शन थे उसमें भी 11 बड़े बड़े प्रोविंस में से जो 8 प्रोविंस थे उनमें कांग्रेस ने अपनी गवर्नमेंट बनाई थी, और इसी बात को लेकर मुस्लिम लीग के मन में ये बात आई कि जो यहाँ पर रहते हुए मुसलमानों को किसी भी प्रकार का प्रतिनिधित्व नहीं मिलने वाला है, और उन्होंने सेपरेट इलेक्ट्रोल की बात को छोड़कर सेपरेट कंट्री की बात करनी शुरू कर दी थी आफ्टर द इलेक्शन ऑफ 1937। 1937 के इलेक्शन के बाद मुस्लिम लीग ने मांग रखी गई, उन्होंने मांग करनी शुरू कर दी एक अलग कंट्री की। तो इसी प्रकार से हम देखते हैं कि जो 82% 82% मेंबर थे वो सारे के सारे जो हमारी संविधान सभा थी उसमें कहाँ से आए थे, कांग्रेस से आए थे।
तो यही एक रीज़न है कि मुस्लिम लीग ने इसमें पार्टिसिपेट नहीं किया कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, और उन्होंने इस असेंबली का बायकॉट किया, इसमें भाग नहीं लिया था। उसके बाद डॉक्टर अंबेडकर की अगर हम बात करें तो सबसे ज़्यादा जो कंट्रीब्यूट दिया गया था उसके द्वारा डॉक्टर बी आर अम्बेडकर थे, जिनको कहा जाता है भारत का जो संविधान निर्माता थे। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर वॉज चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी एंड प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की अगर हम बात करें तो वो सबसे ज़्यादा जो रोल प्ले किया था और सबसे इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, संविधान के निर्माण में, वो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर थे। अब बात आती है ड्राफ्टिंग कमेटी की। वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस में पूछा जाता है कि जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी, प्रारूप समिति थी, उसके चेयरमैन कौन थे, एंड दैट इज डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन बनाए गए। ड्राफ्टिंग कमेटी का मेन काम क्या होता था कि पूरा का पूरा प्रारूप तैयार करना कि हमारा संविधान जो है वो किस प्रकार होगा, किस प्रकार से उसमें रूल रेगुलेशन मेंशन होंगे, कहाँ कहाँ से हम पूरे के पूरे जो यानी कि पूरा संविधान का जो प्रारूप तैयार करना था वो किसको सौंपा गया था काम, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को। और डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण रोल प्ले किया था संविधान के निर्माण में। अब इनके साथ बहुत सारे ऐसे लोग भी थे जो इस डायरेक्शन में काम कर रहे थे। सबसे पहले अगर हम बात करें, ही वॉज एसिस्टेड बाय के एम मुंशी एंड अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर। ये थे मेन जो कि काम कर रहे थे किसके ऊपर, जो कि पूरा का पूरा सहयोग दे रहे थे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को संविधान सभा के निर्माण में, कॉन्स्टिट्यूशन के निर्माण में, एंड दैट इज के एम मुंशी एंड अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर। ये दोनों ऐसे लोग थे जो कि डॉक्टर बी अम्बेडकर के साथ जुड़े रहे और जिन्होंने संविधान के निर्माण के लिए बहुत ही अच्छा काम किया। अब इसके बाद बात करते हैं हम ऑन 13 दिसंबर 1946, 13 दिसंबर 1946 को नेहरू मूव्ड ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। डॉक्टर जो हमारे कह सकते हैं नेहरू जी थे, उन्होंने एक ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन रखा इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, संविधान सभा के सामने उद्देश्य प्रस्ताव रखा। तो उद्देश्य प्रस्ताव को रखने वाले कौन थे, नेहरू जी थे, जवाहरलाल नेहरू। और कब रखा गया ये उद्देश्य प्रस्ताव, 13 दिसंबर 1946 को रखा गया था। किसके द्वारा, पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में क्या था कि इसमें उद्देश्य बताए गए थे कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन होगा वो किस प्रकार के उद्देश्य के साथ काम करेगा, किस प्रकार से सभी लोगों के इससे जो ऑब्जेक्टिव हैं, जो हमारे देश के प्रिंसिपल हैं, उनको हम लागू करें और पूरे के पूरे देश में उनको शामिल करें। तो इस प्रकार से स्टूडेंट्स हमारे जो संविधान बनने की जो प्रोसीजर थी वो एक स्टार्ट हो चुकी थी 1946 से, और वो जाके कंप्लीट हुई थी 1949 में। उसके बाद हमारे देश में संविधान को जो लागू करने की प्रोसीजर थी वो कब की गई थी, 26 जनवरी 1950 को। तो एक देश के लिए जो संविधान होता है वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, सबसे मेन होता है। और हमारे देश के संविधान को बनाने की प्रोसीजर एक बहुत लंबी और एक कठिन प्रक्रिया कह सकते हैं, क्योंकि हमारा जो इंडिया है वो एक बहुत ही डाइवर्सिटी वाला कंट्री है, और साथ में जो हमारा संविधान है वो भी सबसे लार्जेस्ट है, क्योंकि इंडिया की अलग अलग विभिन्नताओं को देखते हुए ही जो हमारी संविधान सभा थी उन्होंने पूरा का पूरा जो अपना प्रोसीजर था वो देखकर शुरू किया था। तो इसमें आगे हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में कि किस प्रकार से क्या क्या उद्देश्य रखे गए, किस प्रकार से जो मेंबर थे उनके बीच में डिस्प्यूट आए, और किस प्रकार से जो 300 मेंबर्स थे उनसे जब पार्टीशन हुआ इंडिया का 1947 में, तो उसमें 289 जो मेंबर थे वो रह गए थे। आई होप आपको जो फ्रेमिंग द कॉन्स्टिट्यूशन है चैप्टर अच्छे से क्लियर हो गया होगा, समझ आया होगा। इसको रीडिंग कीजिए और इसके जो क्वेश्चन आंसर हैं आप उनको अच्छे से प्रिपेयर कीजिए। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।